मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स। इसमें देखो मेनली हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड में जो मेनली पढ़ेंगे हम लोग वो पढ़ेंगे इलास्टिसिटी के बारे में। और इसमें पहला टर्म आता है डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है? देखो फोर्स के बहुत सारे काम होते हैं। अगर आपको बताया जाए तो फोर्स के एक्चुअल में बहुत सारे काम हैं। और जैसे किसी बॉडी पर तुमने फोर्स लगाया, वो बॉडी रोटेट करने लग गई तो आप कहते हैं सर ये टॉर्क बन गया। किसी बॉडी पर आपने फोर्स लगाया, मूव करने लग गई तो सिंपल फोर्स नाम करते हैं। लेकिन किसी बॉडी पर फोर्स लगाने से अगर उसके शेप और साइज़ में चेंज आया तो नाम करते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। अ फोर्स विच कॉजेज अ चेंज इन शेप और साइज और बोथ नेम्ड एज डिफॉर्मिंग फोर्स। अब प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी क्या है? इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी टू रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप और साइज। और ये जो शेप और साइज हम बार बार लिखने जा रहे हैं ना, इसको कॉन्फिगरेशन वर्ड यूज़ कर रहे हैं। आफ्टर रिमूविंग द डिफॉर्मिंग फोर्स कॉल्ड इलास्टिसिटी, यानी कि जैसे किसी बॉडी पर आपने फोर्स लगाया, इसी पे लगाया, ये मुड़ गया, तो जो फोर्स आपने लगा रखा वो डिफॉर्मिंग फोर्स है। जैसे ही आप अपना फोर्स हटाते हैं और ये वापस अपनी पोजीशन में आ गया, उसी शेप और साइज़ को इसने रीगेन कर लिया, तो इसकी इस प्रॉपर्टी को नाम किया आपने इलास्टिसिटी। और ऐसी बॉडीज़ को नाम किया इलास्टिक बॉडीज़। परफेक्टली इलास्टिक बॉडीज़ क्या होती है? ये तो पढ़ लिया हमने इलास्टिक बॉडीज़ में। परफेक्टली का क्या मतलब है? कि द बॉडी विच रिगेन्स ओरिजिनल कॉन्फिगरेशन कम्प्लीटली एंड इमीडिएटली। उसमें तो हो सकता है वो जो बॉडी है कि वो वापस आने में थोड़ा सा टाइम ले, लेकिन ये कम्प्लीटली एंड इमीडिएटली आफ्टर रिमूविंग द फोर्स, उसको नाम करने लगे परफेक्टली इलास्टिक। तो यानी इलास्टिक में, परफेक्टली इलास्टिक में टाइमिंग का डिफरेंस हो गया बस, कि जो तुरंत वापस आ रही है वो परफेक्टली, और जो आ रही है बस केवल वो इलास्टिक बॉडी होगी। एग्जाम्पल इसका क्वार्ट्ज फाइबर। प्लास्टिसिटी क्या हुई? द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी ड्यू टू विच इट डज नॉट रीगेन इट्स ओरिजिनल कॉन्फिगरेशन ऑन रिमूविंग द फोर्स। तो ये प्लास्टिक हो गया, और ऐसी बॉडीज़ को नाम किया आपने प्लास्टिक बॉडीज़। एक नया टर्म सिखा रहा हूँ यहाँ से, इंटर एटॉमिक फोर्स, और फिर ग्राफ सिखा रहा हूँ इंटर एटॉमिक फोर्स का डिस्टेंस के साथ। देखो बच्चों, जो फोर्स एक्टिंग बिटवीन द एटम्स ऑफ अ सब्सटेंस, इसको नाम किया आपने इंटर एटॉमिक फोर्स। किसी सब्सटेंस के एटम्स के बीच में जो फोर्स लगता है उसको नाम करना है। और सॉलिड्स में जनरली क्या होता है कि जो ये फोर्स है अट्रैक्शन ही होता है। कुछ कंडीशंस में रिपल्शन भी आएगा, वो सिखा रहा हूँ मैं आपको। देखो इन सॉलिड्स इनिशियली द फोर्स बिटवीन टू एटम्स इज अट्रैक्शन, है ना। नाउ इफ द एटम्स आर टेकन क्लोज टू ईच अदर देन अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीजेस एंड इट बिकम्स मैक्सिमम एट अ सर्टेन डिस्टेंस। आपने एटम्स को, जैसे ये एटम है, इनको पास ला रहे हो, तो पास ला रहे हो तो अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा, और एक डिस्टेंस पर क्या होगा? मैक्सिमम हो जाएगा। उस डिस्टेंस के बाद क्या होगा? उसके बाद क्या? इफ़ एटम्स आर टेकन मोर क्लोजर देन डिस्टेंस, नाउ अट्रैक्शन फोर्स स्टार्ट्स टू डिक्रीज। वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। जैसे अट्रैक्शन फोर्स बढ़ते 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 50 न्यूटन पे पहुंच गया, अब और क्लोज लाओगे तो 50 से 49, 48, 47 होना शुरू हो जाएगा। और रिपल्शन वो 0 था, वो 1, 2, 3 होना शुरू हो जाएगा। यानी अभी भी ज़्यादा अट्रैक्शन ही है, बट वो पहली वैल्यू से डिक्रीज होना शुरू हो गया। रिपल्सिव फोर्स इंक्रीजेज बट resultant force is still attraction. As well as distance decreases, then at a certain distance repulsive force becomes equal to attraction force. वो 48, 47, 46, 45 होते होते 25 पर आ गया, ये 0, 1, 2, 3, 4 होते होते 25 पर आ गया, खोलोगे नेट फोर्स 0 हो गया। और इस डिस्टेंस को नाम किया एटम्स के बीच का इक्विलिब्रियम डिस्टेंस, इसको R नॉट से लिखा। यानी हमें ये समझ आ रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन एटम इज डिक्रीजेज फर्दर, इसके बाद और कम करोगे आप, तो अब रिपल्सिव फोर्स ज़्यादा हो जाएगा अट्रैक्शन से, है ना, और नेट फोर्स रिपल्सिव ही रह जाएगा। इसको मैंने ग्राफ से शो किया, आप समझोगे तो एक ग्राफ से आपने शो किया। इरा देखो, यहाँ पर आपने लिया फोर्स, ये लिया डिस्टेंस। एक एटम को यहाँ पर एज्यूम कर लिया, एक यहाँ पर। तो देखो पहले दो एटम के बीच का डिस्टेंस ये है। अब आप डिस्टेंस को कम कर रहे हैं, इधर जा रहे हैं ना, ये कम कर रहे हैं, तो देखो ग्राफ नीचे जा रहा है। नीचे अट्रैक्शन फोर्स, क्योंकि माइनस में होता है अट्रैक्शन फोर्स हमेशा, और इस डिस्टेंस पर ये फोर्स अट्रैक्शन मैक्सिमम हो गया। आप डिस्टेंस को और कम कर रहे हैं तो ग्राफ ऊपर उठ रहा है। ऊपर उठने का मतलब अट्रैक्शन कम हो रहा है, रिपल्शन बढ़ने लग रहा है। और यहाँ पर आकर अट्रैक्शन कम होते होते रिपल्शन बढ़ते बढ़ते इक्वल हो गया, नेट फोर्स 0 हो गया, ये डिस्टेंस हो गया इक्विलिब्रियम। अब और क्लोज लाओगे तो ग्राफ ऊपर जा रहा है, यानी कौन से फोर्स की तरफ जा रहा है? रिपल्सिव। अब इसी को लेके इलास्टिसिटी को एक्सप्लेन करेंगे हम कि इन सॉलिड्स एटम आर इक्विलिब्रियम डिस्टेंस, तो नेट फोर्स उनके बीच 0 होगा। अब किसी सॉलिड को तुम स्ट्रेच करोगे तो एटम्स के बीच का सेपरेशन बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? जैसे पहले ये डिस्टेंस बढ़ता 4, 0 था, आपने स्ट्रेच किया, खींचा, ऐसे खींचोगे तो ये डिस्टेंस बढ़ गया। जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा ड्यू टू विच अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन एटम इंक्रीजेस। ये दिख रहा है अट्रैक्शन फोर्स, एक दूसरे को खींच रहे हैं। ये आपका फोर्स है, ये अपने आप एटम्स के बीच में है, इसको इंटरनल फोर्स कहते हैं।
Now after removing the external force, atoms attain their initial position due to attraction. ये जो अट्रैक्शन फोर्स है इसकी वजह से वापस आ जाएंगे उसी पोजीशन में, ठीक है। और इसी तरह से, ठीक है ना, hence solid regains original configuration. In the same way, when the solid is compressed, distance between atom decreases. ये डिक्रीज हो गई, जब डिक्रीज होगा डिस्टेंस तो इनके बीच में, उससे डिक्रीज होगा तो रिपल्सिव फोर्स बढ़ जाएगा, यानी ये एक दूसरे को धक्का देने की कोशिश करेंगे बाहर की तरफ। आपका फोर्स अंदर की तरफ है, आप जैसे अपना फोर्स हटाओगे क्या लिखते हैं कि द ड्यू टू विच रिपल्सिव फोर्स बिटवीन देम इंक्रीजेज, नाउ रिमूविंग द एक्सटर्नल फोर्स एटम अटेन देयर ओरिजिनल पोजीशन कह दो ड्यू टू देयर रिपल्सिव फोर्स। तो इसमें जवाब क्या आता कि सॉलिड रिगेन्स इट्स ओरिजिनल कॉन्फिगरेशन। इन दिस वे सॉलिड रिगेन्स ओरिजिनल कॉन्फिगरेशन ड्यू टू इंटरएटॉमिक फोर्स और द प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी इज ड्यू टू इंटरएटॉमिक फोर्स। समझे? एक टर्म आता है लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। ये क्या कहता है? ये कहता है जैसे एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है, उस पर 4 न्यूटन का फोर्स लगाया, वो डिफॉर्म हो गई, आपने फोर्स हटाया वापस आ गई अपनी पोजीशन में, 5 लगाया, हटाने पर भी वापस आ गई, बढ़ाते बढ़ाते 10 न्यूटन तक चले गए, फोर्स हटाया, बॉडी अपनी पोजीशन में वापस आ गई। बट नोटिस करने में आ रहा है कि जैसे अपने फोर्स को 10 से ज़्यादा कर रहे हो तो फोर्स हटाने पर वो अपनी पोजीशन में वापस नहीं आ रही। इसका मतलब 10 न्यूटन के फोर्स तक तो उसके अंदर इलास्टिसिटी थी, 10 न्यूटन से ज़्यादा करती इलास्टिसिटी ख़त्म हो गई। इस फोर्स की वजह से बनता है स्ट्रेस, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस अंडर विच बॉडी हैज़ द प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी। इस वैल्यू तो कह रहा है इलास्टिसिटी। कैसे पता लगा कि इसको हटाने पर देखते हैं वापस अपनी पोजीशन में आ रही, इसके बाद अगर हम फोर्स ज़्यादा कर रहे हैं और फोर्स हटाते हैं तो वापस नहीं आती। तो इसका वाली इलास्टिसिटी फोर्स तक रही ना, वो ही लिख रहा हूँ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस, ठीक है। दैट इज़ बियॉन्ड इट बॉडी लूजेज इट्स प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी। इसको नाम के लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। स्ट्रेस वर्ड आता है कि व्हेनेवर अ डिफॉर्मिंग फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी देन इंटरनल फोर्सेस प्रोड्यूस बिटवीन द एटम्स नेम्ड एज इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स। जैसे ही दिखा रहा था मैं आपको, आप फोर्स लगा रहे थे इंटरनल फोर्सेस, और इनकी टेंडेंसी जो है वो बॉडी को वापस उसकी पोजीशन में लाने के लिए, इसलिए इसका नाम दिया गया रिस्टोरिंग फोर्स। और वो जवाब देते हैं कि इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ना, नेम्ड एज स्ट्रेस। तो स्ट्रेस इक्वल टू इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया। इक्विलिब्रियम में क्या होता है, इंटरनल फोर्स एक्सटर्नल के इक्वल होता है, तो यहाँ पर हम एक्सटर्नली लिख देंगे। यूनिट आपको दिखी गई, डायमेंशन दिख गई। 3 तरह के होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल, हाइड्रोस्टैटिक, टेंजेंशियल। ये कब होते हैं? ये कोई स्पेशल स्ट्रेस नहीं होते कि लॉन्गिट्यूडनल कोई है हमारे पास और हम लगा देंगे, नहीं। आपके फोर्स लगाने से अगर लेंथ में चेंज आ रहा है तो वो जो उससे स्ट्रेस बनेगा वो लॉन्गिट्यूडनल होगा, ये मतलब है। और ये 2 तरह के होते हैं, टेंसाइल और कंप्रेशनल। जब लेंथ बढ़ रही है तो ये, और घट रही तो ये। हाइड्रोस्टैटिक इसको नॉर्मल कहते हैं। अगर आपने फोर्स लगाया और वॉल्यूम में चेंज आया तो ये वाला नाम कहलाएगा। और आपके फोर्स लगाने से अगर शेप बदली, जैसे मैंने इस कागज़ पर फोर्स लगाया, ये लगाया ना, देखो ये लगाया, इसकी शेप बदल गई, लेंथ ब्रेड्थ नहीं बदली, तो ये कहलाएगा टेंजेंशियल और शेयरिंग स्ट्रेस। तो ये स्ट्रेस मतलब हमारे पास नहीं है कि हम इसको लगाएंगे तो लेंथ में चेंज आएगा, नहीं नहीं, आप फोर्स लगा रहे हो उससे स्ट्रेस बन रहा है। और अगर फोर्स लगाने से लेंथ में चेंज आया तो आपने कहा जो स्ट्रेस लगा हुआ है वो लॉन्गिट्यूड, ऐसे मतलब।